नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे भ्रष्ट सरकार और लाचार सरकार मनमोहन सिंह के सरकार के बारे में। जी हाँ, 10 सालों तक मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो लाचार, मजबूर और सबसे भ्रष्ट सरकार थी। सोनिया गांधी के हाथों ये खेल रहे थे। सिर्फ सत्ता चलाने के लिए, साथ ही भ्रष्ट पारिवारिक दलों यानी गठबंधन के दलों के हवाले इन्होंने भारत को बेच दिया था और भारत के हर एक सेक्टर को बर्बाद कर दिया था। टेलीकॉम सेक्टर इस कदर बर्बाद हुआ कि पाकिस्तान में 2G नेटवर्क पहले आ गया और भारत में पाकिस्तान जैसे देश से और बांग्लादेश जैसे देश से 3 साल के बाद 2G नेटवर्क आया, क्योंकि स्पेक्ट्रम की दलाली का खेल रचा गया, जिसका खामियाजा हम सब भारतीयों ने भुगता और अंततः सुप्रीम कोर्ट द्वारा सारे स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट कैंसिल कर दिए गए और 3 उभरती टेलीकॉम कंपनियां बर्बाद हो गई। और यह पूरा खेल करुणानिधि एंड कंपनी कर रही थी, जिन्होंने ए राजा को टेलीकॉम जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिलवा दिया था। पाकिस्तान भारत से काफी पहले ही चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट यानी F-16 इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ तक कि जब भारत के पास सिर्फ दूसरी पीढ़ी और पहली पीढ़ी के मिग बाइसन और मिराज थे, उस वक्त पाकिस्तान के पास 5वीं पीढ़ी के और चौथी पीढ़ी के JF-17 और F-16 थे। पाकिस्तान ने F-16 कई दशक पहले जनरल जियाउल हक के समय में ही खरीद लिए थे। यानी 1988 में जब पाकिस्तान F-16 इस्तेमाल कर रहा था, तब भारत फ्लाइंग कफीन कहने वाले मिग विमान से काम चला रहा था। भारत की वायुसेना काफी पिछड़ चुकी थी। अटल जी के टाइम में 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदने की फाइल बनी, लेकिन 5 सालों तक इस पर निर्णय नहीं हो सका और सरकार चली गई। उसके बाद 10 सालों तक मनमोहन सत्ता में रहे और सिर्फ दलाली के चक्कर में 10 सालों तक कोई सौदा नहीं हो पाया। सोचिए, अगर भारत के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होते तो अभिनंदन के विमान को पाकिस्तान F-16 से निशाना नहीं बना पाया होता। और तो और मनमोहन सिंह ने रक्षा मंत्रालय भी शरद पवार जैसे भ्रष्ट व्यक्ति के हवाले किया था, जो हेलीकॉप्टर से लेकर हर चीज में अपनी बेटी के थ्रू 10% दलाली खाता था। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय एविएशन यानी उड्डयन विभाग भी मनमोहन सिंह ने एनसीपी को दिया था और प्रफुल्ल पटेल उसका मंत्री था। प्रफुल्ल पटेल ने भारत के एवियन सेक्टर का बलात्कार किया और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। तमाम बड़ी एयरलाइंस प्रफुल्ल पटेल के समय में बंद हो गए, क्योंकि हर एक रूट के विमान से प्रति फेरा 2 लाख रुपए प्रफुल्ल पटेल के पास कमीशन के तौर पर जाता था। प्रफुल्ल पटेल के ऑफिस में 20 लोगों का ऐसा स्टाफ होता था जो सभी विमान कंपनियों के फेरों पर नजर रखते थे। उसके बाद हवाला के माध्यम से 2 लाख रुपए प्रति फेरा वसूला जाता था। यदि कोई प्लेन अहमदाबाद से दिल्ली जा रही है, इसमें 2 लाख रुपए प्रफुल्ल पटेल के फिक्स होते थे और इसमें से कुछ % वो शरद पवार को देते थे और बाकी अपने पास रखते थे। जिस जमाने में सोना 20,000 रुपए प्रति ग्राम हुआ करता था, उस समय में भी अहमदाबाद से दिल्ली का प्लेन का किराया 5,000 रुपए होता था, जबकि आज 4200 है और सोना 60,000 के आसपास। एयर इंडिया से लेकर भारत की सभी विमानन कंपनियों ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और मुझे याद है कि उस वक्त 3 लाख से ज्यादा पायलट बेरोजगार थे और जो पायलट की ट्रेनिंग करके नए नए लोग निकलते थे वह टैक्सी तक चलाने के मजबूर हो गए थे। उस वक्त मनमोहन सिंह की एक सभा के सामने ऐसे ही बेरोजगार पायलटों ने प्रदर्शन किया और 300 से ज्यादा बेरोजगार पायलटों ने जंतर मंतर पर 15 दिनों तक धरना दिया था और कई पायलटों ने विरोध के स्वरूप अपने पायलट यूनिफॉर्म में दिल्ली में टैक्सी चलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। कुछ ऐसे पायलट थे जो बेहद कम सैलरी पर इंडोनेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में विमान उड़ा रहे थे। मनमोहन सिंह के समय में गृह मंत्रालय का क्या हाल था वह सब जानते ही हैं। किस तरह से सिर्फ हिंदुओं को आतंकी साबित करने के चक्कर में और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गुजरात दंगों से लेकर सोहराबुद्दीन जैसे आतंकवादी के एनकाउंटर के केस में फंसाने के लिए 10 सालों तक पूरी सरकारी मशीनरी लगा दी गई। सारी आईबी विपक्षी नेताओं के पीछे थी। नतीजा यह हुआ कि हर रोज भारत में बम ब्लास्ट होते थे और कई तो इतने खतरनाक बम ब्लास्ट हुए और मुंबई जैसा हमला हुआ। यह सब हमने देखा ही है। और आज देखिए क्या बदलाव हुआ है। नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, सत्ता में आते ही अपाचे जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से लेकर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदे गए। अभी 4 और नए स्क्वाड्रन बनाकर 55 और फाइटर जेट खरीदने की प्लानिंग बन गई है। बहुत जल्द इसका ग्लोबल टेंडर निकलेगा। चीन की सीमा तक सड़कें बन गई, ब्रिज बन गए। आज भारत का रक्षा बजट कई देशों की GDP से भी ज्यादा है। रही बात एविएशन सेक्टर की, तो आज भारत का एविएशन सेक्टर पूरे विश्व में सबसे तेज ग्रोथ पर है। अभी मैंने खबर पढ़ी कि भारत की बहुत सी विमान कंपनियों को अपने रूट इसलिए बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि पायलट की और केबिन क्रू की भयंकर कमी हो गई है। यहाँ तक कि एयर इंडिया और इंडिगो को कई विदेशी पायलट रखने पड़ रहे हैं ताकि भारत में पायलट की कमी पूरी की जा सके। विश्व में अब तक का सबसे ज्यादा प्लेन काउंटर देने का रिकॉर्ड भी एयर इंडिया के पास है। कई नए एयरलाइंस बने, छोटे छोटे शहरों में हवाई अड्डे बन रहे हैं। भारत में आप हाईवे का ग्रोथ देख लीजिए, कितनी शानदार एक्सप्रेसवे से लेकर नेशनल हाईवे बन रही है। और सबसे असंभव काम जो मोदी सरकार ने किया है वह है भारत का डिजिटाइजेशन और भारत के हर नागरिक का बैंक अकाउंट यानी जन
जनधन खाता योजना। आज विकसित देशों के लोग भारत में इसका अभ्यास करने आ रहे हैं। भारत ने इतना शानदार तरीके से अपना तथाकथित अनपढ़ जनता को डिजिटाइजेशन और बैंकिंग सिस्टम में कैसे ला दिया। दुनिया के कई देश आश्चर्यचकित हैं कि भारत में जो डिजिटाइजेशन किया है वह असंभव है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, फिनलैंड जैसे तथाकथित विकसित देश भी इस तरह से डिजिटाइजेशन नहीं कर सके जिस तरह से भारत ने किया है। आज भारत में रेहड़ी से लेकर के बड़े बड़े मॉल तक में आपको ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिल जाएगी। आज आप गांव में भी जाएंगे तो वहां भी ऑनलाइन पेमेंट करता है एक अनपढ़ आदमी भी। उसे ये पता है कि उसके स्कैनर पर स्कैन होगा और उसके खाते में पैसा चला जाता है। सच में मेरा देश बदल रहा है। अब वो देश नहीं रहा जो कि हाँफ रहा है और गिर रहा है। अब मेरा देश ऐसा बन चुका है, बोल्ट की भांति सर पर दौड़ लगा रहा है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? जो भी हो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।